नाम है भद्राचार्य, लेकिन व्यवहार उनका है अभद्राचार्य का। और मैं ये कहना चाहता हूं, मनुस्मृति ब्राह्मणी व्यवस्था का संविधान था, जिसमें केवल ब्राह्मण वर्चस्व की बात की गई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज एक बार फिर मौजूद हूँ एक बहुत बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, पाखंडियों ने जिस प्रकार, मनुवादियों ने जिस प्रकार बाबा साहब का अपमान किया, जिस प्रकार बाबा साहब के संविधान को मानने से इनकार किया, आज उसी बाबा साहब के अनुयायी, उन्हीं बाबा साहब के अनुयायी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर आग बबूला होकर देखिए किस प्रकार रामभद्राचार्य के खिलाफ अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार बहन कुमारी मायावती को लेकर रामभद्राचार्य ने जो बात कही, जो बहन स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मच गई। दोस्तों, रामभद्राचार्य का कहना है कि संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति ही भारत का पहला और सही संविधान है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए और इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया, उससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और किस प्रकार देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। नाम की संविधान निर्मात्री समिति में उसकी चर्चा होती थी और बाकायदे जो भी कानून बनता था उस पर डिबेट होता था। सर्वसम्मत से पास होने के बाद भी वो कानून का हिस्सा बनता था। लेकिन संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष होने के नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थीं, जिसको बड़ी ही लगनशीलता के साथ, तत्परता के साथ उन्होंने निभाया और ऐसा भारतीय संविधान इस देश को दिया जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संविधान माना जाता है। जितनी व्यवहारिकता संविधान बनने के समय या देश को समर्पित किए जाने के समय इसकी थी, उतना ही महत्व और उसकी व्यवहारिकता आज भी है, आगे भी रहेगा। रही बात कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, लोकतंत्र है, सबको बोलने की छूट है, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जानकारी के अभाव में भी कुछ लोग कभी कभी, कि मैंने आपको कहा कि एक एक अधिनियम, एक्ट सर्वसम्मत से बहस के बाद, पास होने के बाद ही बना है, इसलिए उस पर उंगली उठाने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ लोग कुंठित सोच के होते हैं, जातीय दुर्भावना से ग्रसित होते हैं, एको अहम द्वितीयो नास्ति की सोच रखते हैं, दूसरों को प्रगति पथ पर आगे बढ़ता देख नहीं सकते हैं। ऐसे लोग इस प्रकार की फिजूल दकियानूसी विचार रखते हैं। रही बात, अगर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो सबसे पहले मठ और मंदिरों से जो पंडित पुजारी वंशानुगत परंपरागत जाति के आधार पर लाभ उठा रहे हैं, पहले वो खत्म होना चाहिए। उसके बाद जो भी कहेंगे वो स्वीकार कर लिया जाएगा उन्होंने। और यहां तक कि मनुस्मृति का एक श्लोक है कि शूद्रम तु कारेत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुआ। यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, शूद्र को गुलामी करना ही करना है, चाहे बेगारी में करे और चाहे कुछ छदाम लेके करे। क्या यही संविधान है? यही नहीं, क्षत्रियों को दोयम दर्जे का स्थान दिया गया है।
और उनके साथ कितना भेदभाव है उसका भी एक दृष्टांत देता हूं। मनुस्मृति के ही श्लोक में लिखा हुआ है, 10 वर्षम तु ब्राह्मणम 100 वर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तेयो पिता। 10 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। क्या यही संविधान है? यानी ब्राह्मण महिमा, ब्राह्मण वर्चस्व की बात करना वो न संविधान हो सकता है, न धर्म हो सकता है। वो कुंठाग्रस्त और दकियानुशी विचारों का पुलिंदा है। और वाकई में आज जब भारतीय संविधान देश में लागू है तो मनुस्मृति जैसी दूषित ग्रंथ को वाकई में खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो जहर उगलता हो वो कभी भी न संविधान हो सकता न धर्म ग्रंथ हो सकता है। आचार्य देते हैं, वो तो ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच बता देते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं सरजू प्रारी ब्राह्मण हूं, सभी ब्राह्मणों में सर्वोच्च हूं, श्रेष्ठ हूं, और सभी ब्राह्मण नीच हैं। तो जो इतनी दूषित मानसिकता रखता हो वह क्षत्रिय को 2वें दर्जे का, वैश्य को 3रे दर्जे का, शूद्र को 4थे दर्जे का स्थान देता है। तो स्वाभाविक रूप से वो किसी दलित नेता, पिछड़े नेता के को कैसे स्वीकार करेंगे जब उनको हमारी परछाई से परहेज है, हमारी परछाई से वो अपवित्र हो जाते हैं, उनको नहाना पड़ता है, पवित्र होना पड़ता है। तो दलित पिछड़े समाज का नेता उनकी आंख को अच्छा कैसे लगेगा? उनके विचार उनको कैसे अच्छे लगेंगे? बहन जी को हम सब, न केवल बहुजन समाज के लोग बल्कि सभी समाज के लोग बहन जी इसलिए कहते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री रह करके जिस तरीके से कानून का राज स्थापित किया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, पूरा उत्तर प्रदेश विकास से लैस कर दिया, उत्तर प्रदेश की शक्ल सूरत बदल गई। यही लखनऊ आज लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके देन कहीं न कहीं, इसके पीछे कहीं न कहीं बहन जी का कार्य था, हाथ था, उनकी सरकार का ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो स्वाभाविक रूप से उनका लोग सम्मान करते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ तो बहन बेटियों को सम्मान देने की प्रथा रही है। और अगर बहन बेटियों को सम्मान देने में भद्राचार्य को कोई आपत्ति है तो ऐसी दूषित मानसिकता के लोगों पर बहस करना हम समझते हैं समय जाया करना है। दोस्तों, जिस प्रकार से देखा आपने स्वामी प्रसाद मौर्य राम भद्राचार्य के खिलाफ और उन तमाम पाखंडियों के खिलाफ आवाज हमेशा प्रखरता से उठाते रहे हैं और हमेशा से बहुजन महापुरुषों के संघर्षों को बताते आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे समाज के सुधारक हैं जो हमेशा अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ निडरता से, प्रखरता से अपनी आवाज को उठाते रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलने के लिए आप सभी से इजाजत चाहूंगी। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।